दोस्तों, अभी हम हैं, ये नायब अंजुम साहब हैं। ये हमारे किशनगंज जिला के पड़ोसी जिला पूर्णिया के हैं, जो इसी साल 2023 में यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तो कुछ बात करना चाहेंगे नायब अंजुम साहब से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। तो आप ये बताइए कि आपने जो यूपीएससी क्वालिफाई किया, जी सर। तो इसको कैसा फील करते हैं आप? नहीं, ये तो सर खुशी की भी बात है और गर्व की भी बात है मेरे लिए भी कि मतलब जिस इलाके से जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ से ये चीज़ सोचना बहुत मुश्किल होता है। तो करना मेरे लिए मुश्किल रहा, डिफ़िकल्ट था, बट सपोर्ट रहा पेरेंट्स का भी और रिश्तेदारों का भी। तो आज अगर इस चीज़ में क्वालिफाई किए हैं तो सबका नाम भी रोशन हुआ और मैं भी जी खुश हूँ। बिल्कुल, मतलब अपने नाम रोशन बल्कि सिर्फ अपना ही नहीं, रिश्तेदार का ही नहीं, बल्कि आपके ज़िला का। आप पूर्णिया ज़िला से हैं तो पूर्णिया ज़िला के पड़ोसी ज़िला जो है आपका, किशनगंज है, अररिया है, क्या कहते हैं, कटिहार है, उत्तर दिनाजपुर है। और दूसरी बात ये होती है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। यस सर। आप क्या होंगे कि आने वाले जनरेशन के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे। आने वाले बच्चे भी आपको अनुसरण करके यूपीएससी की तैयारी करेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देश जो है हमारा ब्यूरोक्रेसी से चलता है, और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि पिछले कई साल से मैं एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों को इनक्रेज करता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि सारे बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए। इसमें मेरा ये है कि अगर आप क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो देश में पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी को निर्माण करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में आपका बहुत बड़ा रोल होता है। या अगर क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हैं तो आपके अंदर में बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, जो कि आपको ज़िंदगी जीने में बहुत आसानी होगी। और आज के टाइम में होलिस्टिक विजन ऑफ लाइफ यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, उसकी सख्त ज़रूरत है। जी इसके बारे में आप कितना महसूस करते हैं? जी सर, ये बहुत मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग की थी, मतलब जब यूपीएससी में नहीं आए थे तो हम लोग का विज़न अलग था, चीज़ें अलग थी। बहुत शॉर्ट साइटेड विज़न था कि अच्छा ठीक है इंजीनियरिंग कर लेंगे, कुछ पैसे कमा लेंगे, लाइफ चल जाएगी। बट यूपीएससी आने के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ है कि कितनी चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं जानते थे। मान लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे है या अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़कर जनरल स्टडीज़ हिस्ट्री के बारे में है। तो एक जो विज़न है वो बहुत वाइड हो गया इस चीज़ में, ये चीज़ें सीख गई, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। अगर अभी हम न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है तो कॉमन आदमी से डिफरेंट मेरा व्यू होगा, मैं उसको बिल्कुल। क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता बिल्कुल। हूँ। तो ये चीज़ें यूपीएससी में आने के बाद हुआ है और ये इस चीज़ का मुझे बहुत ये एहसास है कि अगर यूपीएससी मेरा क्वालिफाई नहीं भी होता तो शायद तो मैं एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाता। वही चीज़ अभी जो बात आ रही है कि जैसे कि है, जो महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे बच्चों में मॉरल वैल्यूज, जो संस्कार जो बच्चे में सीखते हैं, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, बहतान नहीं फैलाना, हिंसा नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें बढ़ी है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि इंसान के अंदर में उसकी जो क्वालिटी होना चाहिए इंसानियत वाली वाली, उसमें डिग्रेड हो रहा है। तो ये महसूस किया जाता है कि आने वाले दिनों में इंसान और हैवान के बीच में कोई तीसरा क्रिएचर ना बन जाए। दूसरा चीज़ ये भी देखा गया है कि हमारा जो इंटरनेट की दुनिया है, मशीन की दुनिया है, हमारे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके माइंड में, उसके सोच में। तो आने वाले दिनों में ऐसा भी महसूस किया जाता है कि इंसान, मशीन और इंसान के बीच में कोई तीसरा चीज़ ना डेवलप हो जाए। तो ह्यूमैनिटी को रिटेन करने के लिए हमारे अंदर में जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, महिलाओं का अधिकार है, मानव अधिकार है, उसके अलावा एक अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, जो कि हेल्थ के बारे में जानते हो कि फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो स्पिरिचुअलिटी आजकल खतरे में है। जी तो इस चीज़ को लाने के लिए, जैसे कि मैं समझता हूँ कि हमारा जो संविधान है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हर एक आदमी को पहुँचाया जाए। और हमारा संविधान ही हमको कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी मजहब की किताब को निकाल लें, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। सारे मजहब की किताबों में कहा गया है कि मानवता को फैलाया जाए। तो मानवता को फैलाने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सर मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी होती है। हम्म। तो ज़रूरी ये है कि आप अच्छाई को उजागर करें, अच्छाई अपने अंदर बाहर लाने की कोशिश करें और बुराई को सप्रेस करें। और उसके लिए जो भी जिस भी रिलीजन का आदमी है, जो भी इंसान है, हर रिलीजन में आपने जो बात कही कि अच्छाई है, सबका मोटो एक ही है कि आप ह्यूमैनिटी को ये करें। तो आप उन सब चीज़ों से सीखें और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं और जो भी चीज़ें आपको और जो पेरेंट्स हैं उनको भी मेरा ये है कि आप वो चीज़ें बच्चों के अंदर तरबियत के तौर पे ले आए कि आप जो अपब्रिंगिंग करें बच्चों का तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करें। बिल्कुल, पहले के ज़माने में हमारे बच्चों को पहले मदरसा भेजा जाता जी था,
और जो भी अलग मज़ाहिब के जो लोग हैं मंदिर भेजता था, ये करता, यानी एक संस्कृति है, मतलब एक ये तरबियत गार्जियन की पहली नज़र होती थी। और आजकल जो है हमारे बच्चे, चूँकि एक एक मतलब होता क्या है कि रिसर्च ये कहता है कि 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट है बच्चों का 6 साल तक होता है। और लर्निंग प्रोसेस माँ के गर्भ से ही होता है। अभिमन्यु माँ के गर्भ से सीखा, मौलाना अब्दुल कलाम जिलानी साहब कुरान मतलब 4 साल की उम्र में ये करने लगे। तो आज के टाइम में मतलब हमारे बच्चों में एक मॉडलिटी आया, हमारा बच्चा इंसानियत ये करे, तो हमें मास लेवल यानी कि पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर जो हमारा समाज है, क्योंकि माँ के गर्भ के बाद बच्चे जो समाज की एक्टिविटी, समाज के लोग रिश्तेदार हैं, उनका भी परपिचुअल असर होता है। जैसे कि रिसर्च ये कहता है कि बच्चों का 6 साल तक कॉन्शियस माइंड होता नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। और वो माँ बाप के हरकत से, समाज के लोगों की हरकत से, रिश्तेदार की हरकत से सीखते हैं। तो ये चीज़ मतलब यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, मानवाधिकार, महिलाओं का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सारे लोगों को जागृत करने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ के लिए बाज़ाब्ता हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें जो देखते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है नालसा, जी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, आप लोग पढ़े भी जी होंगे, सर। जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, और उसका पैटर्न एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और एक ऐसा मतलब ये बॉडी है जो कि इंटीग्रिटी के बेसिस पर काम कर रही है। उसका मकसद ये है कि पूरे देश के सारे नागरिक को संविधान के बारे में बताना, और जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसको न्याय दिलाने का। और उसका सबसे खास बात यह है कि हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। हर जिला से पंचायत लेवल प्रोग्राम होता है, और बहुत जगह वार्ड लेवल भी प्रोग्राम होता है। तो उसका पेनिट्रेशन फैलाने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो होता है, उसमें से बहुत सारा चीज़ ऐड किया गया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। लेकिन एक चीज़ देखी जाती है, जैसे कि हम लोग सीमांचल एरिया से हैं, मैं किशनगंज जिला से हूँ और पूर्णिया जिला से हूँ, मैं भी 5 साल से देखता हूँ कि वहाँ पर लोग जो सरकार की तरफ से जो भी स्कीम के बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह जो होता है, लोग उसमें कम भागीदारी लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या? सर मेरा तो एक्सपीरियंस कम है क्योंकि उतना, लेकिन मुझे ये लगता है कि दो चीज़ें हैं, एक है ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो ग्राउंड लेवल पे हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का कोलेब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो चीज़ें ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाए। क्योंकि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो जानते हैं चीज़ों को ज़मीनी स्तर पर, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बीडीओ है, सीओ, जो भी लोग हैं, उनको नॉलेज है कि क्या पॉलिसी आई, क्या आई है। तो ये दोनों का कोलेब्रेशन अगर हो जाए, और वो लोग स्कूल्स के थ्रू, जो भी हमारे स्कूल्स हैं या फिर क्या कहते हैं, जो पंचायत है, वार्ड है, वो होता है। जैसे कि आपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 तंत्र है, हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। सबसे स्ट्रॉन्ग जुडिशरी आप लोग जानते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव है, और क्या कहते हैं लेजिस्लेचर। तो ताकि ये तीनों को बैलेंस करने के लिए कहा गया है, आम लोगों की बातों को एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाने के लिए ये हमारे लेजिस्लेचर का काम है। तो एक बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग जो मैकेनिज्म आपने जो बताया कि आम एग्जीक्यूटिव और आम जनता के बीच में गैप को कम करना, लेजिस्लेचर के बीच में और आम जनता के बीच में गैप को कम करना, इसके लिए सरकार के तरफ से जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, मास लेवल प्रोग्राम जो होते हैं, उसमें जो लेजिस्लेचर वहाँ के हैं, वहाँ के लोग, कोई भी लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल कोई भी लेजिस्लेचर अगर उसका पार्टी का अगर कुछ प्रोग्राम अगर होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है, होती है कि नहीं होती है। वहीं पर कोई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आपके कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस हर जगह पहुंचती है, पंचायत में पहुंचती है, स्कूल में पहुंचती है, कॉलेज में पहुंचती है, हर जगह पहुंचती है। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या कहते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, CS सिविल सर्जन जो होता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, इवन के डिस्ट्रिक्ट जज भी, मतलब डीएलएस के सारे लोग होते हैं, बिल्कुल कंबाइंड है। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ लोग कम आ पाते हैं। उसकी वजह मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे एरिया के, हमारे अगर रीजन की बात करें, तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी कमी है, और उसके बाद लोगों की जो बाकी सोसाइटी का लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको लेना चाहिए, सोसाइटी सिर्फ देखने के लिए नहीं है सर, सोसाइटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उनको, और बाकी जो चीज़ें एक साथ हारमोनियसली काम नहीं कर रही अपने यहाँ पे। एग्जैक्टली वही बात, क्योंकि अभी हमारा संविधान भी ये कहता है कि भाई कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो हर इंडिविजुअल को 1 वोट का अधिकार है। वैल्यूज तो सब किसी का सेम है,
तो एक चीज़ जो देखा गया है कि जो हमारा, और दूसरी बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है, कुरान में अगर ये बात है कि एक मस्जिद में अगर एक सब में अगर खड़े हैं सबको इक्वल है, सबको इक्वल है। तो ये इक्वलिटी में कमी पाई गई है। जी। अगर इसको इक्वलाइज किया जाए, मतलब आपने जो कहा, बिल्कुल मैं आपका भी ये कहता हूँ, चूँकि आप भी इसकी तैयारी की है, बहुत सारा नॉलेज आपको है, तो अगर हमारे बच्चों को एजुकेट करना है, हमारे समाज को एजुकेट करना है, तो मास लेवल एजुकेशन इज नीडेड, यानी कि समाज के पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है, पेरेंटिंग अच्छा पेरेंटिंग करने के लिए समाज के लोगों को भी एजुकेट करने की जरूरत है। और नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो चलिए, मतलब आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। मैं इसी वजह से मैं देश के सारे बच्चों को कहता हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, या फिर क्या कहते हैं स्टेट सर्विस की तैयारी कीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, और सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो ये नॉलेज आपके पास होता है। और ये कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, तो पावर को ये करने के लिए, और जैसे कि ये इन्होंने इससे पहले भी हमारे जिला से बहुत सारे बच्चे और क्या कहते हैं यूपीएससी निकाले, बीपीएससी निकाले, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। हम लोगों का तो ये ख्वाब है कि हम लोग सब कोई मिलजुल करके हमारे जिला को और पड़ोसी जिला को, जो सीमांचल एरिया के जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और उत्तर दिनाजपुर, वहाँ पर हर घर से बच्चे आईएएस निकले, हर घर से बच्चे यूपीएससी क्या कहते हैं बीपीएससी क्वालिफाई करें, हर घर के बच्चे जुडिशियल सर्विसेज में जाए, हर बच्चे के घर के बच्चे डॉक्टर हो, हर घर के बच्चे इंजीनियर हो, हर घर के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, हमारे बच्चे आईआईएम तक पहुँचे, हमारे बच्चे आईआईटी तक पहुँचे, कुछ बच्चे हमारा बाहर भी जाए। तो इस मुहिम में मैं भी बहुत सारे अपने फ्रेंड को रखा हूँ, बहुत सारा आईएएस को रखा हूँ, और आप भी यू आर मोस्ट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि आप लोग देश चलाते हैं, नीति निर्माण में काम होता है, फिर जब आप जॉब में चले जाएंगे तब आपको बहुत ये होगा। तो आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे समाज के लिए? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी में आने का मकसद सर पैसा कमाना होता तो हम अपने इंजीनियरिंग में भी कमा लेते। जी जी। तो यूपीएससी में आने का मकसद ही वही था कि कुछ चीज़ें जो है वो चेंज आए। तो जहाँ तक मैं अवेलेबल रहूँगा, जहाँ तक मेरी सर्विसेज का वो रहेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, तो वहाँ तक तो सर मैं पूरी तरह से अपने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट जो भी लोग हैं जो इस सर्विस में आना चाहते हैं या किसी भी तरीके से, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर रहूँगा। हाँ, ये इस चीज़ के लिए वही बात, नए जनरेशन के मैं ये भी कहा था कि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमारे नए जनरेशन, आप अगर देखें तो स्वामी विवेकानंद यूथ डे मनाते हैं, उसको यूथ ने बहुत बड़ा ये किया। उतना ही नहीं, बल्कि हमारा जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, उसके बारे में अगर पढ़िएगा ना, बिल्कुल रुआ खड़ा हो जाता है। 13 साल की उम्र में उसके अंदर में इतनी इंटेलेक्चुअली आ गई, 25 साल के बच्चों को पढ़ाते थे। तो इस तरह से अगर हमारे युवा अगर निकल करके आते हैं तो हमारे समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और एक चीज़ आप ये बताइए, मतलब जैसे कि आप हैं हमारे सीमांचल एरिया में, एक जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ के लोगों में एक ऑब्जर्व किया गया है कि भाई लोगों के दिल में हसद है, बुग़्ज़ है, गिबत है। तो आप ऐसे कंडीशन में एक छोटा सा एरिया, वहाँ से मतलब इतना हिम्मत कैसे कर पाए, और कितनी दुश्वारियाँ आपको हुई? बिल्कुल सर, इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं शायद सिविल सर्विस कर पाऊँ, क्योंकि हमें लगता था कि हम लोग इतने बैकवर्ड हैं, घर की हालत ख़राब है, किसी तरह पैसे का इंतज़ाम करो। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई कि ठीक है, तुम करना चाहते हो। उन्होंने पहले खुद ही कहा पापा ने कि अगर तुम सिविल सर्विस में कुछ अगर रख सकते हो तो करो, देखो। तो फिर और जो मेरे जो ये हैं पीयर ग्रुप हैं, जो पहले दोस्त वगैरह थे, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपके जो फैमिली होती है, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो सर्कल वाले होते हैं, ये बहुत मोटिवेट करते हैं आपको। तो वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा, और उसकी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अकेले मेरी अच्छा, चलिए, ये तो आपका एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला आपका। तो बहुत सारे नेगेटिव इन्वायरमेंट भी होते हैं, जैसे हाँ। हमारे कुछ बच्चों को सुनने में आता है, कुछ अगर अच्छी तैयारी करने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, तो कुछ मतलब एक नेगेटिव इन्वायरमेंट भी दिया जाता है। तो कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ें आपको हट किया हो? बहुत कम किया है, क्योंकि वहाँ बहुत कम ही जाते थे हम घर। अब वहाँ मतलब किसान जाते ही नहीं जी, थे? जामिया में हम लोग 8 साल हम रहे, 9th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक, तो बहुत कम रहा। लेकिन मैं लोगों से ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप एक अच्छा इंसान बनिएगा तो आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए भी बनेंगे। बिल्कुल। तो आप दूसरों की औलादें नहीं, आपकी औलादें भी अच्छे बनेंगे। तो आप अपने दिलों को साफ रखिए, लोगों को मोहब्बत की नज़र से देखिए, आप अपने आप को भी अच्छा बनाइए, लोगों को भी अच्छा करने की के लिए बोलिए। वही ईच वन टीच वन, अभी Each ये one teach कंसेप्ट one, है। yes, sir. तो आप ये जो अभी यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज, आप किसी भी धर्म ग्रंथ में निकाल लीजिए कि झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, बहतान नहीं फैलाना, हसद लेकर के नहीं आना, दिल में लालच नहीं लेना, हिंसा नहीं करना, इस चीज़ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? कितनी ज़रूरत है अभी? सर, ये बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।
खाना बेसिक चीज़ है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये आपके जो कहते हैं ना कि नफ्स जो है इंसान का, वो नफ्स को अगर आप मजबूत रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका नफ्स कमज़ोर हो जाएगा और वो हावी हो जाएगा और फिर वो आपको सही से जीने नहीं देगा। तो नफ्स को काबू करने के लिए इन चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भी एक टॉपिक है जो है कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो उसमें मैं एक लोगो दिया हूँ कि वी नीड पीस। यस। मतलब मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर आप अपना आप दिल को अगर पाक रखें हैं, दिल को अगर साफ रखें हैं, सारी बुराइयों से अगर दूर रखें हैं, तो हमको शांति मिलेगी। बिल्कुल। क्या ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। और स्टेबिलिटी और जो पीस है ना, आपको इनर पीस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज लोगों पे के पास इनर पीस नहीं है, हमेशा सोशल मीडिया ये सब से आ रहा है। तो इनर पीस आने के लिए क्यों मेडिटेशन करने कहते हैं, क्यों नमाज के लिए कहते हैं, क्योंकि उन चीज़ों में है। और वो चीज़ें जो है ना, आपको इन सारी चीज़ों से, जो भी जेलसी है, एनवी है, हसद है, इन चीज़ों से दूर करती है वो चीज़ें। तो इन चीज़ों का इंसान को अपने अंदर लाना ज़रूरी है कि अगर आप मुस्लिम में नमाज़ पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, सबके लिए है, योगा कीजिए, सबके लिए। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए, बाकी आपके सराउंडिंग्स में जो है उनके लिए भी। अच्छा, एक चीज जैसे कि आपने बताया कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब यही चीज कैरेक्टर डेवलपमेंट का है। एक चीज और एक होता है रेपुटेशन। जी। जो रेपुटेशन जो समाज देती है, कैरेक्टर आप अगर आप अपने आप को कैरेक्टर स्ट्रांग अगर कर लेते हैं तो आपका बहुत मजबूत ढांचा बन जाता है और उससे शांति मिलती है। तो रेपुटेशन का परवाह नहीं करना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि आज के समाज में जो सोशल मीडिया आ गया, आपने जो बताया कि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ों को प्रोपेगेट करने के लिए, लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये हो जाता है कि कुछ जिन्हें बहुतानें फैला देते हैं, गिबत फैला देते हैं, ये कर देते हैं, तो इससे भी समाज में विकृति आ रही है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए और रेपुटेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट को आप कैसे ये करेंगे डिस्टिंग्विश? कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। और उस कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जब से बच्चा पैदा होता है, तो वहीं से स्टार्टिंग है। और मुझे ये लगता है कि स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, हाँ। पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स स्टेक होल्डर्स हैं, आपके रिलेटिव्स स्टेक होल्डर है, सोसाइटी स्टेक होल्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्टेक होल्डर्स को ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे मतलब एक बच्चा जब बड़ा होता है उसके अंदर वो चीज़ आने शुरू हो जाए। अगर एक बार बच्चा एक लेवल पहुंच जाता है, जैसे आपने कहा ना कि 90% डेवलप हो जाता है 6 साल के अंदर, तो वो तो ग्रोथ हो गया। अगर उस ग्रोथ में अगर बच्चा अच्छे माहौल में रह गया तो फिर वो आगे अच्छा काम करेगा। बिल्कुल वही एक मकबूला है, बचपन में जो आदत पड़ जाती है सारी उम्र रहती है। यानी कि 18 साल तक बच्चों का अगर ले लें हम, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो एक शांति, अभी जो शांति, विश्व शांति लाने के लिए जो एक एकता का मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन, मतलब आप भी हैं, हम भी हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप भी सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, हमारा ब्लड का कंपोजिशन है, लेकिन अलग अलग सोच की वजह से, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग रीजन, ये थोड़ा सा नफरत बढ़ी है। तो उस नफरत को कम करने के, यानी मानवता को जोड़े रखने के लिए दो चीज, एक हमारा भारत का संविधान, और भारत का संविधान हमको जो अपना मजहब की किताबों को पढ़ने के लिए कहता है, इसको प्रोपेगेशन के लिए हम सिविल सोसाइटी के लोग क्या क्या कर सकते हैं? सर, जो भी जिस फील्ड में है उस फील्ड में वो अपने आप को बेस्ट करे। मान लिया टीचर है, वो अपने आप टीचर में बेस्ट करे, ईमानदारी दिखाइए। आपको पढ़ाना है, आप ईमानदारी से पढ़ाइए। आप पेरेंट्स हैं, पेरेंटिंग अच्छा कीजिए। तो हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कुछ ना कुछ करना है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बचपन से पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। जब 6 क्लास में हम लोग सिविक्स की बुक पढ़ते हैं और पता नहीं चलता कि अच्छा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है। जब तक यूपीएससी तैयारी नहीं करते थे पता ही नहीं था कि अच्छा वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, यही बात समझ में आता है। यही बात आती है कि बच्चे जो हमारा जो अभी मैट्रिक करते हैं, 10th करते हैं, एक नया ट्रेंड चला है कि वो डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन वही चीज आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जब बीपीएससी का तैयारी किया, सोचा, प्रैक्टिकली सोचा, तो ये क्वालिटी एजुकेशन का मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, आप उसको अप्लाई करें। और जैसे कि हमारे देश में भी जो करते हैं, बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने में बहुत सारे लोगों को दिखाया था कि डाटा यहाँ से लिए, वहाँ से लिए, वहाँ से थीसिस सबमिट कर दिए। तो एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग रिसर्च में करते हैं तो कुछ चीज़ नया चीज़ निकाल करके लाते हैं, इनोवेशन लेकर के आते हैं। तो अभी जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आप भी जामिया से रहे हैं, +2 से लेकर के बीटेक तक रहे हैं, सारा दुनिया भी देखते हैं कि आ गई है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है या फिर ये इतना काफ़ी है? नहीं सर, बदलाव की ज़रूरत है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो फ्रेम किया गया है ड्राफ्ट करने के बाद, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि जो रोट लर्निंग अभी तक चल रही है और जिस हिसाब से बस रट्टा मार के, क्योंकि हम लोग क्या बचपन से क्या सुनते थे, हिस्ट्री सिविक्स बेवफा, रात पढ़ो दिन सफ़ा। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है। और जब हम 10th किए तो हमको भी लगता था मेरा जान छूट गया, लेकिन उसको जब दिल से पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि क्या चीज़ हम छोड़ रहे थे।
तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आ रहा है, जिसमें आप रोट लर्निंग को छोड़ के आप बच्चों को उसके माहौल में बताइए, पढ़ाइए, वो बहुत ज़रूरी है सर। देखिए जैसे एजुकेशन पढ़ा, मैं भी बहुत दिन से एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हमको लगी ना, जो पहला जो एजुकेशन कमीशन जो था, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जी संस्कार को बढ़ावा देने के जी लिए बहुत ज़्यादा उसमें एम्फेसिस दिया गया है। दूसरी बात उसमें ये कहा गया है कि बच्चों के लिए जो ना बाल वाटिका, जी जो जो आपका प्री आंगनबाड़ी स्कूल। है, प्री स्कूल है, प्री स्कूल के बाद जो है प्राइमरी स्कूल, और क्या कहते हैं आंगनबाड़ी के बीच में जो है ना प्ले स्कूल है। प्ले स्कूल। खेल खेल में बच्चों को जी सिखाइए। उसके बाद ये कहा गया है कि जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज बच्चों को सिखाइए, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज सीखते हैं। प्लस वहाँ पर ये कहा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो किसी एक कोर्स में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, अगर उसमें अगर आपको मन नहीं लगता है तो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हाँ ये भी अच्छा लगा कि जी बहुत सारे बच्चे जो है, क्योंकि एक बात ये होती है कि हमारे बच्चे करियर को चूज करने में जनरली तो दो चीज़ होना चाहिए कि इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी। इसका कम्बिनेशन नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे पेयर प्रेशर में कहते हैं तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वहाँ पर भी हमारे बच्चों को एक दिया गया है कि बच्चे अपने मंथन करके आगे आगे जा चुके। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी है, और जिसको मतलब ऐसा मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आई है, तो कोई भी भारत का जो पॉलिसी है सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, जी सारा लोग जाने। जी बिल्कुल। और जहाँ तक समझता हूँ, और आप भी समझते होंगे, कि हमारे समाज में जो गांव में बैठे हुए जो किसान हैं, मजदूर हैं, खेत में काम करने वाले लोग हैं, प्लम्बिंग का काम करने वाले हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा। उनकी समझ ज़्यादा अच्छी है। अगर आप उनसे अगर डिस्कस कीजिएगा तो आपकी बातों को गौर से सुनेंगे और अमल करेंगे। और समाज में जो बहुत सारी विकृतियाँ आ जाती है ना, कहते मतलब क्या कहते हैं ये, कि तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसका जो कंसेप्ट, जो धारणा जो बन गया है ना, आप उनको अगर बोलने का ये हो तो फिर नहीं टूटता है। क्या इस बात को? जी ये चीज़ है, बट सर अब ये भी है ना कि अब हम छोड़ नहीं सकते। नहीं, हाँ, तो उसी में किसी ने हाँ कहा था कि ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन रेस इज ह्यूमन रेस इटसेल्फ। इससे तो हमारे उन लोगों को एक तो हमारा जो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे, वो क्या कहते हैं 14 साल तक बच्चों को पढ़ने के लिए बोले, और अभी एजुकेशन पॉलिसी में भी वो फंडामेंटल ड्यूटी आ गया है, फंडामेंटल ड्यूटी। ड्यूटी है 14 साल तक बच्चों को पढ़ाना ही है। उसके अलावा एडल्ट एजुकेशन, यानी प्रौढ़ के अंदर जी बूढ़े लोगों को भी पढ़ाने के बारे में बात चल रही है। तो और उसके अलावा जो बहुत सारे जो ये है जो क्या कहते हैं, जो नीम हकीम खतरे जान, जैसे कि क्वाक डॉक्टर वगैरह होते हैं समाज में, ये तो उस तरह से तो उन लोगों को भी मास लेवल एजुकेशन के लिए सरकार भी काम कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम कर रहा है। तो ये होता है, तो उसमें एक जो वही मतलब इंटीग्रेशन टू द आम जनता का जुडिशरी से जुड़ना, आम लोगों का एग्जीक्यूटिव से जुड़ना, आम लोगों का लेजिस्लेचर से जुड़ना। लेजिस्लेचर से तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो उस तरह का क्या आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एक नेता किसी गांव में जाता है पूरी भीड़ लग जाती है, उसी तरह से कोई अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर आ जाए तो पूरे गांव के लोग भीड़ लग जाएं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब आ जाए तो पूरे गांव के लोग भीड़ लग जाएं, कोई बीडीओ साहब अगर आ जाए तो पूरे गांव के लोग भीड़ लग जाएं। क्योंकि अगर आप अपनी परेशानी को डायरेक्ट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज से बात करते हैं, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो समाज को, जो ये आ गया एक स्टडी है कि ज़्यादातर 98% लोग पीस लविंग है, ओनली 2% है जो समाज में विकृति पैदा किया है। तो इससे भी आसानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर। मीन्स ये लोग जो भी आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन पे हो, या पॉलिटिकल से हो या फिर आप ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है कि हर तरीके से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, ब्लॉक लेवल पे हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि और होगा भी आगे, क्योंकि धीरे धीरे स्लोली ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काम कर रही है, बट इस पेस को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए, हाँ, इसके लिए बढ़ाने के लिए वही एक एक आदमी का हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। जी तो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस चीज़ के बारे में लोगों को अगर अवेयर किया जाए, मास लेवल अवेयर अगर किया जाए, और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अवेयरनेस करने के लिए क्या है, ईच वन टीच वन। भाई जहाँ अगर मौका मिला वहाँ आप शुरू कर दीजिए। और उससे, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि राष्ट्र के निर्माण में जो हमारे टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप नॉट इन इंडिया में भी देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर, वो पूरे देश का भ्रमण किए, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बहुत सारा काम किए, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब बहुत सारा काम किए। एंशिएंट इंडिया में भी देखेगा तो टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसी तरह से ब्यूरोक्रेट्स का, टेक्नोक्रेट्स का, हमारे पास तो स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पढ़ लिख करके आते हैं जो समाज में सुधार करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिशियंस हैं। तो अगर एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जनरली जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप लोग होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, सारा एक इंटेलेक्चुअल एक बंद कमरे में होता है। अगर वो सारे कॉन्फ्रेंसेस, अगर समाज में एक तरफ इंटेलेक्चुअल ग्रुप का 10-20 आदमी हो और समाज में मास लेवल का हो, ये बात अगर डायरेक्ट अगर मास लेवल तक अगर पहुंचे, तो इससे भी इस गैप को कम किया जा सकता है। सर ये सब कम किया जा सकता है, लेकिन कितना फिजिबल है वो देखना थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इंटेलेक्चुअल लोग
को ये ज़रूरी तो है कि सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का जो कनेक्शन है पीपल से होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है और कितना पहुंच रहा मैं है। मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो स्टडी जो जब से आया हूँ मैं, तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ऐसा ऐसा आइडियाज़ है उनके पास, अब दंग रह जाइएगा। बिल्कुल सर। लेकिन ये सारा ग्रुप डिस्कशन, ये सारा प्रोग्राम एक बहुत बड़ा वीआईपी होटल में, बहुत बड़ा क्या कहते हैं किसी इसमें, तो देखा जाता है कि भाई लिसनर भी इंटेलेक्चुअल है, बोलने वाले भी इंटेलेक्चुअल हैं। अगर इसको प्रोपेगेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर कर दिया जाए, और डिस्ट्रिक्ट से हम लोग क्या कहते हैं ब्लॉक, ब्लॉक से हम लोग पंचायत लेवल पहुंच सकते हैं, वहां पर अगर प्रोपेगेशन अगर हो, तो मेरे ख्याल से आम जनता तक, आम जी। लोगों तक बात पहुंचेगी। इससे भी ये हो सकता है। और इसके लिए जो वही आपको बताया कि यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज में एक टर्म है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बिल्कुल। नेकी कर दरिया में डाल। जनरली मतलब ये जो है जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी हम आधा घंटा 1 घंटा अगर खराब करते हैं तो जनरली लोग कहते हैं भाई ये काम हम क्यों करें, हमको क्या फ़ायदा होगा। तो आप बताइए कि इंटीग्रिटी की कितनी ज़रूरत है। नहीं, इंटीग्रिटी अगर हम लोग यूपीएससी में जितना प्रिपरेशन किए हैं और जो इंटरव्यू दिए फॉरेस्ट का भी और सिविल्स का भी, तो इंटीग्रिटी ही है जो आपको उस काबिल बनाती है, उस पोस्ट के लायक बनाती है। चाहे इंटीग्रिटी आप एक सिविल सर्वेंट का लें, एक इंसान, एक कॉमन पर्सन का भी लें, सबके लिए इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है तो आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। अगर ईमानदारी नहीं करेंगे तो काम होगा ही नहीं। चलिए वीडियो भी लंबा हो रहा है, लेकिन आपसे बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। मेरा और भी मन कर रहा है कि बहुत सारी बात करें। आप तो मतलब कम उम्र में ही इंटेलेक्चुअलिटी गेन कम कर लिया है। उसी में मैं आपको ये कहना, जैसे कुदरती तौर पर जी सर। जो बच्चे आते हैं, जो दुनिया में आते हैं, बेचारा मासूम जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ना वो झूठ बोलना सीखता है, ना गिबत करना सीखता है, ना किसी में डिस्क्रिमिनेट करना, हिंसा करना नहीं सीखता है। जब बड़े हो जाते हैं, उसके बंधन में ये सारा फितना आ जाता है। ये हमारी सोसाइटी की कमी है। ये हमारी सोसाइटी की कमी सोसाइटी की कमी है ना। बिल्कुल सर। आपने इंटीग्रिटी में ही बात किया, तो इंटीग्रिटी में एक कुदरत का हर एक इंसान के अंदर में इंटीग्रिटी दिल में है। जी सर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या बगल में कोई अगर मेरी वालदा उधर चल रही है, अगर उसको थोड़ा सा चोट लग जाए, दोनों उठा करके सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। रोड में चलते हैं, किसी का अगर क्या कहते हैं एक्सीडेंट अगर हो जाए तो तुरंत लेकर के चले जाएंगे। लेकिन इसमें कमी आई है। आजकल बच्चे हमारे जो है ना, क्या कहते हैं, किसी को अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई ये हो रहा है, तो बच्चे जाए बना करके वीडियो बनाएगा। तो एक मतलब कैसे, मतलब एक जो है, एक मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे कुदरत ने जो हमारे दिल में जो बात रखी है, इससे लोग कैसे डेविएट हो रहे हैं। मतलब एक अलग तरह का एक नहीं है। ये सोशल मॉरल वैल्यूज जो आप कह रहे हैं ना, वो उसका डिग्रेडेशन बहुत बहुत फास्ट लेवल पे हुआ है। ये रैपिड डिग्रेडेशन हुआ है, जिसकी वजह से आज सोसाइटी ये चीज़ फेस कर रही है। अब उस चीज़ को बहुत डिटेलिंग में, और उस चीज़ों को हर आदमी को इस चीज़ को देखना पड़ेगा, तभी ये सुधर सकता है। जैसे कि मेरा कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने देखा कि अभी कुछ दिन पर जो इंटरनेट आया, इंटरनेट आने के बाद जो है ना, जो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे कि मेरा अपना ये है कि जिस तरह से आज हमारे इंटेलेक्चुअल लोग, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेसर्स हैं, आप लोगों का भी जब जाइएगा तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। अभी सुबानी साहब पटना में है, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। अभी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कमिश्नर जब प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं बिहार राब्ता कमेटी से। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, येडू है, बहुत सारे लोग प्रोग्राम करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं। जिस तरह से आ रहे हैं निकल करके समाज के सबसे निचले स्तर में, तो आने वाले दिनों में ये हमारा अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात ये देखा गया कि आजकल जो हमारे यंगस्टर्स, आप हैं, हम हैं, या जो लोग हैं, इंटरनेट के बारे में जान चुके हैं। तो दो चीज़, इसकी ये अच्छाई है, ये बुराई है। तो अब अगर हम लोग कंट्रोल करें, तो आने वाले जनरेशन के बच्चों को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि एक जो गैप जो हुआ ना, कि हमारे जो बच्चे जो हुआ, उसके पेरेंट जो है नहीं जानते थे, तो बच्चों ने जो है ना बहुत बेवकूफ, बहुत सारे बच्चों देखा है कि बंद कमरे में है, पढ़ रहा है, वह मोबाइल लेकर क्या कर रहा हो, पापा मैं पढ़ रहा हूँ। अब पता चला कि उसमें भी तो बहुत सारी ये है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो यंग जनरेशन, मेरा दिल बाग इसमें से हो जाता है कि हमारा जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद जो कमिंग जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, उससे मुझे मेरा ज़्यादा ये होता है। क्योंकि एक किसी ने कहा था, किसी साहब ने, कि इट इज़ ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ए ब्रोकन मैन। तो जो लोग हैं, तो खैर जाने दीजिए आने वाला जनरेशन में। और एक चीज़ ये भी है कि बहुत अच्छा लगा, आप तो भाई बहुत मतलब मेरा दिल के करीब हो गए। मैं सुना था आपके बारे में, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और किसी का कोटेशन था कि स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, एंड वीक माइंड डिस्कस पीपल। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, स्टडी करने में कभी कभी हमको तकलीफ होती है। अगर हम सीमांचल एरिया में जाएँ, किसानगंज में जाएँ, गाँव में, देहात में, मोहल्ले में, हमारे बच्चे अगर डिस्कस अगर करते हैं, तो सिर्फ किसी आदमी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुतान में, चुगलखोरी में,
बहुत सारा वक्त लगा देते हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि इतना वक्त अगर कंस्ट्रक्टिव वे में अपने नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जी में लगाते हैं। एक बात मेरे रब का वादा है, अगर आप किसी के लिए भलाई के लिए अगर सोचिएगा तो आपका भलाई, आपका मदद करने वाला ऊपर वाला होगा। और दूसरी बात, एक चीज़ अभी मेरा रिसर्च जो चल रहा था कि डेवलपमेंट ऑफ एंटी कैंसर एजेंट में मेरा काम चल रहा था, तो मैं चाह रहा था कि एंटी कैंसर के लिए कोई दवाई निकल कर के जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। अब तक कैंसर के लिए जितना भी दवाई मौजूद है सबके साइड इफेक्ट्स हैं, बल्कि बहुत सारा दवाई ऐसा है कि साइड इफेक्ट की वजह से लोग मर जाते हैं। तो दूसरा मैं अब डेवलप किया हूँ कि आदमी, और है नेचर का भी एक पेपर आया है कि आदमी अपने आदाब को चेंज करे, अपने अखलाक को चेंज करे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे, झूठ नहीं बोले, गिबत नहीं करे, चुगलखोरी नहीं करे, दुनिया की बुराई को छोड़ दे, तो आपका दिल मजबूत होगा। दिल मजबूत होगा तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तब बीमार ही नहीं पड़िएगा। और कुदरत के करीब होना, तो ये मेरा कंसेप्ट है। इस चीज़ के लिए मैं सारे लोगों को पूरी दुनिया में एक शांति पैदा करने के लिए, शांति लाने के लिए एक किशनगंज जिला को टारगेट रखा हूँ। किशनगंज जिला से हमारा पड़ोसी जिला, उससे हमारा बिहार, बिहार से क्या कहते हैं पूरी दुनिया। तो एक कंसेप्ट है कि लेट्स अस इंस्पायर किशनगंज, लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर क्या कहते हैं इंडिया, एंड देन लेट्स इंस्पायर वर्ल्ड। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हमारे सीमांचल की, जो बार बार जो मैं करता हूँ कि एक जो खूबसूरती है, हालांकि बहुत सारी कमियां हैं जो धीरे धीरे दूर हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपसी जो सौहार्द, जो सुरजापुरी लोगों का रिश्तेदारी जो सारे लोगों से जो जुड़ जाता है, और फील करते होंगे कि जब एक सुरजापुरी दूसरे सुरजापुरी से मिलते हैं एक अपनापन का एहसास होता है। तो इस सौहार्द को क्या हम लोग किशनगंज जिला और सीमांचल में मॉडल बना करके पूरे राज्य, पूरे देश और पूरी दुनिया में फैला सकते हैं कि नहीं फैला सकते हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक शांति का संदेश दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो इस चीज़ के लिए मैं पूरे जिलावासियों से, पूरे राज्यवासियों से, पूरे देशवासियों से, पूरे विश्ववासियों से अपील कर सकते हैं। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है नायब बाबू, अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके।